हाँ, तो चैप्टर चैप्टर 5 जो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है वो ख़त्म हो चुका है। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण जो चैप्टर है उसमें हम पूरी के पूरी लेक्चर 7 टोटल 7 लेक्चर में ख़त्म कर दिए हैं चैप्टर को। ठीक, आज का जो क्लास है वो सिर्फ़ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर पर होगी, यानी MCQ से लेकर के जो भी क्वेश्चन आंसर होगा उसको हम सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। हाँ, इससे पहले जो चैप्टर है, चैप्टर के एक एक टॉपिक्स को हम टोटल लेक्चर 7 में ख़त्म कर दिए हैं। आज का जो सेशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर का है। तो ऐसे आपको चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर बन ही जाना चाहिए, लेकिन अगर ना बने तो उसके लिए हम एक एक क्वेश्चन करेंगे। आप इसे समझकर नोट कर लीजिए और फिर जो नेक्स्ट होगा तो फिर अगला लेक्चर में उससे भी हम एक एक करके यहाँ से क्वेश्चन आंसर सबको करवाते जाएंगे। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक, हाँ, चलो। तो इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है, चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। जो उसी चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, क्या डॉबेराइनर के त्रिक, इसका पहला क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन है, क्या डॉबेराइनर के त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ में पाए जाते हैं? क्या डॉबेराइनर के त्रिक, क्वेश्चन नंबर पहला है, क्या डॉबेराइनर के त्रिक, डॉबेराइनर के त्रिक, क्या डॉबेराइनर के त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं? त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ, अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो पहला नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, क्या डॉबेराइनर के त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं। यानी आपसे ये पूछ रहा है कि डॉबेराइनर के जो तिर्यक नियम है, यानी डॉबेराइनर के तिर्यक नियम में जो तत्व है वह न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ में पाया जाता है। अगर पाया जाता है तो बताओ किस लिए पाया जाता है, और नहीं पाया जाता तो उसे नहीं लिखना है। अगर पाया जाता है तो लिखा जाएगा कि पाया जाता है सर, उसका कारण बताना होगा उदाहरण के तौर पर। तो जल्दी से आप लोग किताब में चेक करोगे तो डॉबेराइनर साहब ने तिर्यक नियम लेकर आए थे, यानी 3 तत्वों का एक समूह बनाया था, और न्यूलैंड्स ने प्रथम तत्व और 8वें तत्व का एक समूह बनाया हुआ था। तो डॉबेराइनर के त्रिक और न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, तो ये आपसे पूछ रहा है कि डॉबेराइनर के जो त्रिक है वो न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में पाया जाता है या नहीं। तो लिखिए इसका आंसर। आपको ये पढ़े हुए हैं, आपको समझ में आ जाएगा। लिखो हाँ, लिखो हाँ, डॉबेराइनर के त्रिक, हाँ, डॉबेराइनर के त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ में पाए जाते हैं। हाँ, डॉबेराइनर के त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ में पाए जाते हैं। यानी डॉबेराइनर का जो त्रिक है वह न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ में पाया जाता है। अब जानिए कैसे पाया जाता है। कैसे, तो लिखो उदाहरण के लिए
उदाहरण के लिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। उदाहरण के लिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सभी डॉबेराइनर के त्रिक हैं। ये सभी डॉबेराइनर के त्रिक हैं। डॉबेराइनर, ये सभी डॉबेराइनर के त्रिक हैं। त्रिक हैं जो न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ में पाए जाते हैं। न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ में पाए जाते हैं। देखो इसको समझ लो ज़रा एक बार। वैसे अब सब समझ गया होगा क्योंकि डॉबेराइनर के त्रिक नियम पढ़ा है, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम पढ़े हो तो सब समझ में आ जाएगा। वैसे देख लो एक बार। पूछ रहा है कि डॉबेराइनर का जो त्रिक है वो न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ में पाया जाता है या नहीं, तो बोलना है हाँ। अब क्यों बोलोगे वो चेक करोगे। डॉबेराइनर के त्रिक नियम और न्यूलैंड्स के अष्टक नियम को निकाल करके किताब में निकाल कर देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा। तब कहना डॉबेराइनर का जो त्रिक है वो न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम में अष्टक के स्तंभ में पाए जाते हैं। क्योंकि क्यों पाया जाता है, क्योंकि डॉबेराइनर के त्रिक नियम में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये तीन त्रिक नियम के तत्व हैं। डॉबेराइनर के त्रिक नियम में भी है और ये तीनों लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये तीनों फिर न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में भी पाया जाता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये डॉबेराइनर के त्रिक हैं। डॉबेराइनर के त्रिक नियम में ये तीनों तत्व पाया जाता है। इसके अलावा न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में भी ये तीनों तत्व हैं। इसलिए कहा गया है कि डॉबेराइनर के त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है हाँ, डॉबेराइनर के त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सभी डॉबेराइनर के त्रिक हैं जो न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ में पाए जाते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन हो गया। चलो अब हम बोलेंगे क्योंकि लिखने में समय का नुकसान होगा। आप लोग नोट करना, हम बोलेंगे। ठीक है, हम सिर्फ बोलेंगे, आप लोग नोट करना। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है डॉबेराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डॉबेराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं। क्या सीमाएं हैं? क्वेश्चन है डॉबेराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं। डॉबेराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं। ठीक, तो हम इसको बोलेंगे, आप लोग इसे नोट करो, सब समझ में आ जाएगा। डॉबेराइनर साहब ने तत्वों का वर्गीकरण किस किस के आधार पर किया, कैसे किया वो बताओ, वही सब लिखना है। यानी वर्गीकरण करने का उसका क्या तरीका था, किस रूल को फॉलो किया डॉबेराइनर साहब, वही बताना है। पॉइंट बाय पॉइंट करके 2-3 पॉइंट लिखिए। चैप्टर पढ़े हुए हैं, आपको इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब समझ में आएगा। डॉबेराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं, इसका आंसर लिखो। डॉबेराइनर के वर्गीकरण की निम्नलिखित सीमाएं हैं। लिखो, कॉपी पेन निकालो और नोट करो। अगर नोट्स ना कंप्लीट हो, जैसे कि अगर, तो आप NCERT जो हम क्वेश्चन पर लिखा रहे हैं उसको कम से कम तो कंप्लीट कर लीजिए। लिखिए, डॉबेराइनर के वर्गीकरण की निम्नलिखित सीमाएं हैं। डॉबेराइनर के वर्गीकरण की निम्नलिखित सीमाएं हैं। नंबर एक, एक नंबर पॉइंट लिखो। नंबर एक, उस समय ज्ञात सभी तत्वों का वर्गीकरण उस समय ज्ञात सभी तत्वों का वर्गीकरण डॉबेराइनर के त्रिक नियम के आधार पर नहीं हो सका।
उस समय ज्ञात सभी तत्वों का वर्गीकरण डॉबे-राइनर के तिर्यक नियम के आधार पर नहीं हो सका। पहला पॉइंट, ठीक। यानी डॉबे-राइनर साहब जब तिर्यक नियम लेकर आए थे तो उन्होंने 3 तत्वों का एक समूह बनाया था। ये आपको पहले से पता है, क्योंकि डॉबे-राइनर के तिर्यक नियम जब अब हम पढ़ाए थे उसी में आपको बताया गया था। तो 3 तत्वों का एक समूह बनाया, ऐसे करते करते उन तत्वों का वर्गीकरण किया। तो उस समय जितने भी तत्व ज्ञात था उन सभी तत्वों का वर्गीकरण डॉबे-राइनर के तिर्यक नियम के आधार पर नहीं हो पाया, ठीक है। यही बात पहला लिखिए। दूसरा, डॉबे-राइनर ने केवल 3 तत्वों के त्रिक को पहचाना। डॉबे-राइनर ने केवल 3 तत्वों के त्रिक को पहचाना। 3 ही तत्वों का एक समूह बनाया है, वही लिखिए। डॉबे-राइनर ने केवल 3 तत्वों के त्रिक को पहचाना। डॉबे-राइनर ने केवल 3 तत्वों के त्रिक को पहचाना। उसी में लिखना है, उसी में। यही कारण है कि डॉबे-राइनर के तिर्यक नियम को मान्यता प्राप्त नहीं हुई। यही कारण है कि डॉबे-राइनर के तिर्यक नियम को मान्यता प्राप्त नहीं हुई। यही कारण है कि डॉबे-राइनर के तिर्यक नियम को मान्यता प्राप्त नहीं हुई, ठीक है। तो 2 पॉइंट है, 2 नंबर में आपसे पूछेगा, इसको लिख देना है। चलो, ठीक है। तो 2 पॉइंट पे हम आपको लिखाए हैं। अब नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। नेक्स्ट है आपका न्यूलैंड्स अष्टक नियम की क्या सीमाएं थी। अब है न्यूलैंड्स अष्टक नियम की क्या सीमाएं थी। अगला क्वेश्चन, न्यूलैंड्स अष्टक नियम की क्या सीमाएं थी। क्वेश्चन नंबर 3, न्यूलैंड्स अष्टक नियम की क्या सीमाएं थी। क्या सीमाएं थी, क्या सीमाएं थी, यही है ना। क्या सीमाएं है या क्या सीमाएं थी, दोनों बात एक ही है। इसमें बताइए कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की क्या सीमाएं थी। जैसे इसको बताया है डॉबे-राइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं, उसी प्रकार से न्यूलैंड्स अष्टक नियम की क्या सीमाएं थी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि न्यूलैंड साहब जो अष्टक नियम लेकर आए तो वो न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की क्या सीमाएं हैं वो बताइए। यानी तो उसमें तत्वों को किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है, उसमें क्या क्या गुणधर्म है, क्या समानता है, क्या असमानता है, उसी को पॉइंट बाई पॉइंट करके 2-3 पॉइंट लिखना है। आप न्यूलैंड्स का अष्टक नियम पढ़ चुके हैं, उसी में से लिखिए, बन जाना चाहिए, लेकिन फिर भी लिखो। चलो नोट करो, लिखो, बोलते हैं इसको, नोट कीजिए। हाँ, जैसे आप डॉबे-राइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं, आप उसका डॉबे-राइनर के टेबल जो पढ़ाए हैं उसमें से आप नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार से न्यूलैंड्स का अष्टक नियम पढ़े हो उसमें से नोट कर सकते हो। लेकिन अगर ना समझ में आए तो हम जो बोलते हैं उसको नोट करो, टेबल जाकर घर पर पढ़ोगे समझ में आएगा। न्यूलैंड्स अष्टक नियम की क्या सीमाएं थी, लिखिए। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की निम्नलिखित सीमाएं हैं, लिखो। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की निम्नलिखित सीमाएं हैं। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के निम्नलिखित सीमाएं हैं। नंबर 1 नंबर पॉइंट नोट करो, लिखो। यह नियम केवल कैल्शियम तक के परमाणु भार वाले तत्वों को वर्गीकृत कर पाता है। यह नियम केवल कैल्शियम तक के परमाणु भार वाले तत्वों को, यह नियम केवल कैल्शियम तक के परमाणु भार वाले तत्वों को वर्गीकृत कर पाता है। यह नियम केवल कैल्शियम तक के परमाणु भार वाले तत्वों को वर्गीकृत कर पाता है। पहला पॉइंट है, यह नियम केवल कैल्शियम तक के परमाणु भार वाले तत्वों को वर्गीकृत कर पाता है। याद आया, बताए थे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम में, यह नियम केवल कैल्शियम तक के परमाणु भार वाले तत्वों को वर्गीकृत कर पाता है। हो गया। दूसरा पॉइंट,
दूसरा नोट करो, दूसरा पॉइंट में लिखिए, न्यूलैंड्स ने माना कि केवल 56 तत्व ही संभव है। न्यूलैंड्स ने माना कि केवल 56 न्यूलैंड्स ने माना कि केवल 56 तत्व ही संभव है, अन्य तत्वों का आविष्कार नहीं होगा। अन्य तत्वों का आविष्कार नहीं होगा। याद आ रहा होगा, ये सब बताए थे आपको न्यूलैंड्स का अष्टक नियम जब हम पढ़ा रहे थे उस समय। न्यूलैंड्स ने माना कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही संभव है, अन्य तत्वों का आविष्कार नहीं होगा। यही लिख दीजिए। लेकिन ये क्या सही माना? गलत। ये क्योंकि बाद में इनकी मान्यता गलत निकली, क्योंकि अन्य तत्वों का आविष्कार हुआ और जो तत्वों का आविष्कार हुआ उस तत्वों का समावेशन जो है वह न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में नहीं हो सका, इसलिए इसको भी मान्यता नहीं मिला हुआ है। जितना मिलना चाहिए उतना नहीं, उतना एक अच्छे स्तर का इसको भी मान्यता नहीं किया जाता है न्यूलैंड्स के अष्टक नियम को। तो दूसरा पॉइंट में क्या है कि न्यूलैंड्स ने माना कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही संभव है, अन्य तत्वों का आविष्कार नहीं होगा। इसी को लिख दीजिए। तीसरा पॉइंट इसमें लिखो, न्यूलैंड्स के अष्टक में कुछ ऐसे भी तत्व हैं, न्यूलैंड्स के अष्टक में कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनके गुणों में समानता नहीं पाई जाती है। न्यूलैंड्स के अष्टक में कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनके गुणों में समानता नहीं पाई जाती है। न्यूलैंड्स के अष्टक में कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनके गुणों में समानता नहीं पाई जाती है। समझे? ये सब न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में से ही लिखा जा रहा है, कोई अलग से, कोई रॉकेट साइंस की तरह अलग से नहीं लिखाया जा रहा है। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो सब बातें समझ में आता होगा। ये सब पढ़ाया है, इसमें क्या है। चलो, न्यूलैंड्स के अष्टक में कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनके गुणों में समानता नहीं पाई जाती। समानता मतलब एक जैसा गुण नहीं है न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में। ठीक, चलो हो गया ये। तो अब क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देखिए। अब अगला क्वेश्चन बोलिए कौन सा है। अगला है मेंडलीफ की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों को ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान लिखिए, है ना। चलो इसे भी बनाते हैं। ये सब नोट करते चलना, सब छोड़ना नहीं है, नोट करते चलिए इसको। इस सब को नोट करते चलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन मेंडलीफ की आवर्त सारणी का उपयोग कर। चलो लिखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर कितना होना चाहिए? 4, जो भी हो आप इसे नोट करना, क्वेश्चन नंबर से क्या फर्क पड़ता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का उपयोग कर, क्वेश्चन है मेंडलीफ की आवर्त सारणी का उपयोग कर, आवर्त सारणी का उपयोग कर। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों को ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान लिखिए। उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों को ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान लिखिए। ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान लिखिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है मेंडलीफ की आवर्त, देखिए पढ़िए इसको।
मेंडलीव किसकी आवर्त सारणी? मेंडलीव दोस्त, इसमें मेंडलीव की सिर्फ बात किया जा रहा है, या इसमें ध्यान दीजिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग करना है, यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग करके यह बताना है कि जो दिया गया तत्व है वो ऑक्साइड के सूत्र में कैसे बदलेगा, उसे ऑक्साइड के सूत्र में हम कैसे लिख सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब इसमें कुछ तत्व नीचे दिया गया होगा, लेकिन किसके सारणी के द्वारा लिखना है? मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग करना है, और जो तत्व दिया गया है उसे ऑक्साइड के सूत्र में क्या करना है? बदलना है। किसके सूत्र में? ऑक्साइड के सूत्र में, ऑक्साइड के सूत्र में। लेकिन किसके सारणी का उपयोग करके? मेंडलीव के आवर्त सारणी का उपयोग करके जो तत्व दिया गया है उसको ऑक्साइड के सूत्र में बदल देना है। ठीक, चलो, तो इस पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो है, देख लीजिए। इस पर दिया गया है पोटेशियम, कार्बन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, बेरियम दिया गया है था। तो पोटेशियम, कार्बन, इसके बाद एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, बेरियम। ठीक, बेरियम। चलो, ये तत्व हैं, यही तत्व है। इसको क्या करना है? ऑक्साइड के सूत्र में बदलना है। किसके सूत्र में? ऑक्साइड के सूत्र में। पोटेशियम, कार्बन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, बेरियम, इसको ऑक्साइड के सूत्र में बदल दो। तो ऑक्साइड के सूत्र में बदल दो यानी कहने का मतलब ऑक्सीजन लगा दीजिए। जैसे कि पोटेशियम है, देखिए इसको, पोटेशियम है, तो पोटेशियम को ऑक्साइड में बदल देंगे तो पोटेशियम ऑक्साइड, ये हो गया ऑक्साइड के सूत्र, पोटेशियम ऑक्साइड। जैसे कार्बन है तो कार्बन को बदलेंगे तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी लिख सकते हैं। जो लिखना है लो लिखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी हो जाएगा, दोनों में से कोई एक। इसके बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 कर दीजिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड। जैसे कि सिलिकॉन है, सिलिकॉन को ऑक्साइड का सूत्र में बदलेंगे तो क्या होगा? SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड। बेरियम है तो बेरियम है तो इसको क्या हो जाएगा? बेरियम ऑक्साइड, ये हो गया, ये हो गया ऑक्साइड के सूत्र में। तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर ये होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, नेक्स्ट क्या है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है? चलिए, इसके बाद जो क्वेश्चन है, गैलियम के अतिरिक्त इसके बाद का जो क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 होना चाहिए, नंबर्स जो भी हो लेकिन 5 होना चाहिए। इसके बाद जो क्वेश्चन है बाबू, उसके बाद है गैलियम के अतिरिक्त, है ना? ये सब बताया गया है। गैलियम के अतिरिक्त, ध्यान करने की कोशिश करो। गैलियम के अतिरिक्त, गैलियम के अतिरिक्त, गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है? अब तक कौन कौन से